अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और हमारे आज के शो के पहले मेहमान हमारे रांझा जी। रब्बा देख लिया तेरा मैं जहान, रब्बा देख लिया इवें सुना विच फस गई जान, रब्बा देख लिया, रब्बा देख लिया तेरा मैं जहान देख लिया। मैनू तो ये समझ नहीं आउन डई कि उथों डरना है या इथों डरना है। तशरीफ रखो गुरु जी, तशरीफ रखो, सदके जावा अपने गुरु दे। जिंदा ये हैं कौन? ए जी ऑरेंज ट्रेन दा इंजन है जी। सरकार सुनन नहीं दे, मेरे गुरु ने, मैं सदके जावा अपने गुरु जी दे। गुरु तो है तुम्हारे, लेकिन है कौन? लिबर्टी स्टैचू दा वड्डा मुंडा है जी। वो जनाब दासना ते पे हैं मेरे सरकार, मेरे मुर्शद, मेरे गुरु ने। तारुफ तो करवाओ ना। ए भाई जी बीजेपी दा हाथी है। वो जनाब दस्या ते है, मैं सदके जावा, मैं अगो लंघ चले ऐसा गुरु और किसी ने टक्कर भी मार देंदे ने। मैं दसिया हजूर मेरे गुरु ने, मैं इन्हां दा चेला होण नूं फिरन डे आवां, मगर सरकार मनन नहीं डे। अच्छा बड़े तरले लए ने कि मैनू अपना मुरीद कर लो, मैनू अपना चेला बना लो। ये पहले तो तुम ये नहीं पहनते थे, अब तुमने इस चक्कर में लकड़ी की खेड़ी भी पहनना शुरू कर दी। ओ जनाब इन्हां दे दुखों ही पाई है। चमड़े दी जुत्ती ला के सौवियां ते खा जांदे ने। बस बड़े ही डाढे ने गुरु जी, मगर मैनू बड़ा खज्जल करन डे ने। तुसी सिफारिश करो, मैनू अपना चेला बना लेना। किस चक्कर में ये गुरु का लड़ पकड़ लिया है? ए हीर दे मामू लगदे ने। वो जनाब हीर हासिल करने वास्ते किसी बुजुर्ग ने कहा सी कोई गुरु फड़ ले, इस गल्लों इन्हां दा लड़ फड़ लिया। पर पहले हीर दा स्यापा पिया सी ते हुण पीर दा स्यापा पै गया। राजी नहीं होण डे, बड़ियां मिन्नतां कीतियां ने, बड़े तरले कीते ने, मगर नहीं रजन डे। रजन नहीं डे क्या मतलब? जनाब सवेरे रोज 2 किलो सूजी दा हलवा पकाना ते नाल 70-80 नान लैके आना। नहीं जी नहीं, सरकार दे नाश्ते आस्ते। और यकीन मनो 2 किलो सूजी दा हलवा हाथ ते रख के सुड़की मार के खा जाते ने। बच्चा जी सरकार, मैं सदके जावां। साडी खुराक देख के सानू नजर लाउना चाहना है? नहीं हजूर, अल्लाह तुहानू होर मेदा देवे। 10 किलो गोश्त भुन के अगे रखिया ते मारन ही लग पे ने। मैं क्या सरकार घट है? कहंदे ने नहीं, तेनू किन्ने कहा सी गोश्त करा, साबत बकरा क्यों नहीं लै? मैं क्या जनाब तुसां खाना सी, ओहदे नाल टकरो टकरी होना सी। कहंदे ने नहीं, बकरे च थोड़ा जिहा भी हिस्सा को होर खावे ते सानू जलाल चढ़ जाना। तो इनको इधर क्यों ले आए हो? कसाई ने कहा सी जी महल्ले दा चक्कर लवा लिया, फिर छुरी फेर ली। ओ जनाब इत्थे तां इन्हां नूं लैके आया कि मेरी ते मनन नहीं डे, तुसी सिफारिश करो कि मैनू अपना चेला बना लेन। अभी आपने किया क्या है बच्चा? अभी तो आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। हजूर जी मैं अपनी खाली करा बैठा, पैरों जुती मैं गवा बैठा, और किन्नी को तपस्या करा? मैनू गुस्सा चढ़ गया तो मैं इथों तपस्या कर दूं। अभी हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। सरकार तुहाडा मनोरंजन नहीं, तुहाडा ते टणोरंजन करना पड़ेगा। लाओ जनाब मनोरंजन कर देने। ओए अस्की की पेश वटाए यार तेरे मिलने, सारी दुनिया तो चोरी चोरी आए यार तेरे मिलने। बच्चा जिड्डा तू गा रहे हैं, तेनू हीर लब्बे ना लब्बे फंक्शन लब जाएगा। ओए कच्चू गुमिया दे मुर्शिद, ओ मैं हीर आस्ते तेरा लड़ फड़े है, फंक्शन आस्ते फड़ना होंदा ते सखी सरवर बट दा लड़ फड़। अदब से बात करो बच्चा, वरना जला कर उस तरह का कर दूंगा। ना गुरुजी माफ कर दो, माफ कर दो। बड़े करनी वाले गुरु ने। अच्छा फांसी दा आर्डर हो गया सी इन्हां सारा पिंड वेख रहा। बाबे दे गल च रस्सा पाया उन्हां फांसी वाला, हैंडल खिंचिया, सारा फांसी घाड़ थल्ले आ गया। उन्हां मजदूर ला के थल्ले बाबा कढ़िया। मैं सदके जावा अपने बाबे दे,
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ बाबा जी, सिर्फ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। बाबा जी आप क्यों नहीं चेला बना लेते आखिर? इनको प्रॉब्लम क्या है? रुकावट क्या? चेला बनाने के लिए इनको सर मनवाना पड़ेगा। ओ यार मुंडवा लो सर। बाबा जी मैं करा लेनी सी टिंड, मगर ਤੁਹਾਡੀ टिंड वेख के मेरा दिल चढ़ गया। इसे ले शीशा ते वेखो बंदे लगदे ही नहीं, को काफ दे हमाम लगन डे। कहाँ देखें हम शीशा, हम नहीं जाते ब्यूटी पार्लर, हमारी नेचुरल ब्यूटी है। सदके जावा इस नेचुरल ब्यूटी दे। मैं क्या गुरु जी ऐतकी उकाड़े मेला मवेशियां लगे तो उथे जरूर जाना, शायद तुसी मुकाबला हुसन दा अवार्ड जीत लवो। और हमारी सेवा करने की बजाय हमें जुगते कर रहे हो। गुरु जी किवें करा तुहाडी सेवा? लत तुहाडी मेरे दोवां हत्थां च नहीं आंदी, किवें कुटां दसो? इहदे ते स्कूटर चलावां? सिर तुहाडा नहीं कुटिया जांदा, चमड़ा ही एडा गर्म कीता है तुसीं। दसो किवें सेवा करा? तुहानू सवेरे सवेरे मंजी तो उठा के ते खुरली ते बन नवा करा, तुहाडे लई राती खल बड़े में पीवां करा, ताड़ी ते मालिश भी नहीं मैं कर सकदा, मैनू ते दुकानदार ने तेल शीशी च देना है, ते तुहाडा पीपे वाला काम है। अपने वादे का पालन करो। ओ मैं केड़ा वादा कर बैठा? मैं तुहानू टिंड ते ग्राइंडर फेरन दा कह दिता, तुमने हमें वचन दिया था ते ताड़े तालू च तस्मे पवा दिया। ये वचन दे बैठा मैं। हमारे आश्रम में दाखला ले लोगे, हमारे शागिर्द बन जाओगे। अब बाबियो मैं ते चाहना वा तुहाडा शागिर्द हो जावां, तुहाडे आश्रम विच आ जावां। साडियां कुछ शर्तां ने बच्चा। आर्डर करो जनाब। लिख बच्चा, 5000 रुपया एडमिशन फीस, 3000 रुपया ट्यूशन फीस, 3000 रुपया स्कूल वैन दा किराया। ओए बाबा ऑक्सफोर्ड, मैं नहीं करता इन्ना खर्चा अफोर्ड। कमाई चाहना है तो मथे ते लवा ला टेलीनोर दा बोर्ड। हद हो गई है, एडमिशन फीस अलहदा, ट्यूशन फीस अलहदा, वैन दा किराया अलहदा। पैसे आपके पल्ले नहीं है, काश से आपने दोनों ने गले में लटकाए हुए। बस बाबू जी वादा ते यही कीता सी कि रोज ये मैनू 10 रुपए देगा ते मैं इनू 10 ना, हले तक ओनू किसी ने 10 देते ने ते ना मैनू किसी ने 10 देते। दिनेश साहब जरा गौर से देखें, लगता नहीं दोनों बहनें और एक ही दिन बेवा हुई हैं। दोवां दे बंदे आपस में लड़के मर गए। ए अदब नाल गल कर रहे मूर्खा, खबरदार जे मेरे मुर्शिद नू कुछ किया ते। भाई खूब चमक रही है बाबा जी दी टिंड। पिंड थां च धीआं पैणा, इहो जे तवे ते पूरी जंज दी रोटी पका लेंदी। ओए जालमा, रोटी दी गल करके सानू भुख लवाती हो। मैं सदके जावा अपने बाबे दे, मैं बाबे दी खुराक दा बंदोबस्त करांगा, मैं बाबे दा शागिर्द होवांगा। बस बाबा जी मैनू ये दस दिओ मेरी हीर लभ पैगी ना। शागिर्द कर लांगे बच्चा, लेकिन हीर लभन दी गारंटी असी तेनू नहीं दे सकदे। ओ क्यों बाबा जी? बाबे दी ते अपनी बुढ़ी विआह दे 6 महीने बाद वसाखी दे मेले ते गवाच गई सी। क्या वैसे जे हीर ही नहीं लभनी बाबा जी, ते शागिर्द मैं तुहाडा तिल्ले वाला खोसा बनाण दा होना है। बड़ा तुहाडा फौजी बूट ते फरमेर दा सिर। ना ना इंज ना कह रांझिया, बड़ी करनी वाले बाबा जी। अच्छा जी। बाबा जी चौंकड़ी मार के अपनी तपस्या च बैठे सी, 2 बंदे डांगा लेके आए ने, बाबे नू जरदे ही देख समझ के चुक के लै गए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या बनेगा भाई जी पनामा लीग्स का? यार किस तरह इतना आसान सवाल है, 2 जमा 2 4 की तरह मुझसे पूछ रहे हो। पूरी कौम इस बहस में लगी हुई है, इतना आसान जवाब होता तो फिर सवाल इतने क्यों उठते? नहीं चलो कुछ तो बताओ ना, थोड़ा थोड़ा करके बता दो। थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके बताना, लेकिन आमतौर पे जो हर शख्स की जबान पे एक सवाल है कि क्या नून लीग को क्लीन चिट मिल जाएगी? ये क्लीन चिट पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नून लीग को बरिज़िम्मा होने के लिए या इस सारे मामलात से निकलने के लिए एक क्लीन चिट नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी एक क्लीन चिट के जरिए बेगुनाह करार दे नहीं सकती नून लीग को। ना इल्जामात कितने हैं?
7 या 8 तरह के इल्जामात है ना मुख्तलिफ, और 7-8 इल्जामात फोकस होते हैं जाके 62-63 की खिलाफ वर्जी पे कि 62-63 की खिलाफ वर्जी हुई है इन 7 इल्जामात के साबित होने की सूरत में कि जी देखो पहले मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है, फिर वो भी 62-63 के तहत ही आता है, ठीक है, टैक्स एवेजन हुई है, असेंबली के फ्लोर पे गलत बयानी हुई है, ठीक है, और आप सारी फैमिली के बयानात में तजाद है, ठीक है, और फिर अगर ये कतरी खत जाली साबित हो जाता है तो फिर जालसाजी का भी इल्जाम है, एक और बड़ा इल्जाम असासे छुपाने का है, एक और इल्जाम कागजात नामजदगी दाखिल करवाते हुए गलत बयानी का है। तो ये सारे इल्जामात जो फोकस होते हैं वो 62-63 पे होते हैं। नहीं, ये तो पीटीआई का मौकफ है ना, ये इल्जामात है। नहीं, ये इल्जामात जो हैं ये अदालत में साबित करने हैं और नून लीग ने इन इल्जामात को गलत साबित करना है। अगर इन तमाम इल्जामात को नून लीग गलत साबित नहीं कर पाती तो फिर नून लीग का मौकफ ये है कि 62-63 की इंप्लीमेंटेशन वजीर आजम पर नहीं होती। जो 2 दिन पहले नून लीग के या नवाज शरीफ साहब के वकील ने भी कहा है कि उन्होंने कहा था कि जी 62-63 तो उसके लिए तो डिक्लेरेशन चाहिए, यानी किसी मरहले पर वजीर आजम के कागजात नामजदगी इस बुनियाद पे खारिज हुए हों कि जनाब आप तो 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर जस्टिस खोसा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे, वर्डिक्ट आ जाए, तो फिर डिक्लेरेशन की क्या जरूरत है, फिर भी आपको डिक्लेरेशन चाहिए, जिस पर वकील साहब ने कहा था कि नहीं फिर हमें नहीं चाहिए। तो ये एक सूरत मौजूद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नून लीग के खिलाफ फैसला आ जाए और वजीर आजम डी सीट भी हो जाए। ये दोनों बातें, हो सकता है कि दोनों बातें हो जाए, नून लीग को गलत भी करार दे दिया जाए मौकफ को, वजीर आजम को डी सीट ना भी किया जाए, ये भी मुमकिन अब पता नहीं फैसला क्या होना है, मगर भाजना से पड़ी हुई है। हाँ जी। और कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं इसकी वजह से। जैसे कि मेरा ख्याल है कि कई महकमों के वज़रा जो हैं वो अपने सारे काम शम छड़ के तो सिलसिले तारीख पे पहुंचे होते हैं, क्योंकि पीटीआई की भी पूरी जंज आई होती है और उसकी टक्कर पे जाने के लिए वजीर सारे अपने काम छड़ के पीटीआई वाले तो वेले हैं ना, पीटीआई वाले तो वही ना जी, उन्होंने लेकिन वजीरों को तो काम करना चाहिए। जड़ा वेला भी है उसको अदालत में इस तरह आके तो असरअंदाज नहीं होना चाहिए पब्लिक के ज़हनों के ऊपर। सही। तो इधर से तो जो है वो पब्लिक का ज्यादा नुकसान हो रहा है कि वजीर जो है वो काम छोड़ के उधर पहुंचे हुए। भाई आपके पास वो मरियम औरंगजेब साहबा हैं, वो जाती हैं, चले ठीक है, उन्होंने आके अवाम को बताना होता है कि भाई जी अंदर की होया। या वो जो भाई साहब हैं दानियाल अजीज साहब, वो भी चलो, मैं तो समझता हूँ कि ये तलाल चौधरी भी बेचारा फालतू जाता है, इसको फैसलाबाद में 8 नवे मोटरसाइकिल लेके दें, जितना ये बोलता है रोज का एक बेच सकता है। तो नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है ना जी। इसका कुछ ना कुछ, चलो अल्लाह करे फैसला जो भी हो मुल्क को कौम के हक में होना चाहिए और बेहतरी के लिए होना चाहिए। अच्छा यार, एक और बात मुझे बताओ, ये मखदूम अली खान साहब जो हैं वकील सुना है, ये भी बहुत महंगे हैं, ये भी 10,000 से कम नहीं लेते। भाई ये सारे वो वकील हैं जिनका मुंशी सिर्फ आपका जब नाम नोट करता है 10,000 रुपए पहले रखवाता है अपने लिए। अजीजी वैसे पनामा की वजह से अदालत में रौनक वावा लगी हुई है। ऐसी वैसी मैं कहता हूं कि तड़ातड़ वहां पे बंदे जाते हैं और जिनका नहीं भी कोई तल्लक होता वो भी उधर पहुंच रहे हैं कि देखिए तो सही हुंदा की है। उधर तो इतना बंदा जा रहा है कि सड़क की नुक्कड़ पे एक बंदा जलेबियां निकालता है, रश की वजह से उसने नवी करोला ले ली है। हाँ, ये नुकसान है कि उसकी करोला उधर ही ऐसे ऐसे घूमती रहती है, जलेबियां की कमाई तो लई है। मैं तो बचपन से परेशान हूँ जीजी कि ये जलेबियों के अंदर शीरा कैसे भरते हैं। बताएं जी। भाई सिरिंज से नहीं भरते, शीरा मुंह में पी के ना तो जलेबी फट के जैसे गब्बारे में वाह भरते हैं वैसे भरते। इतनी आला सतह की दानिशवरी की बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल मुझे इजाजत ले लेनी चाहिए। मेरा डॉक्टर सफदर महमूद साहब से टाइम है। यार आराम से बैठो, दानिशवर अपना डॉक्टर सफदर महमूद साहब मेरे दानिशवर। चलो फिर सीरियसली सुनो कि जलेबी में शीरा कैसे भरा जाता है। मजाक में ना बात उड़ाओ। इस तरह होता है कि जलेबी को यूं रखा जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स तय किए जाते हैं, फिर एक मशीन मिलती है जिसमें मुख्तलिफ नोजल्स लगी होती हैं, उसमें शीरा इंजेक्ट करके फिर उसको मुंतकिल किया जाता है जलेबी में। मेरी को तुमने पूछन देख ली है या मेरे सिर के ऊपर सिंग देख लिए हैं? बेवकूफ समझते हो मुझे? हाँ। इतनी मशीनों के साथ भर रहा है शीरा। हमारे उकाड़े में तो ऐसे ही बनती है।
बहुत अच्छे, इतनी तुम्हारी एटमी जलेबियां। नहीं तो जैसे सर मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने भरी है वो बिकेंगी नहीं, वो ठंडी हो जाएंगी। यहाँ मेरे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पनामा केस की समाअत के तनाजुर में पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधा उधर ही लिए चलते हैं। मेरे ज़हीन, फतीन, तजुर्बाकार, जमाना शनास, नब्बास सहाफी भाइयों, मेहरबानी। ये तो आप जानते हैं कि अदालत में नून लीग के झूठ का पर्दा हो गया है चाक, जिससे शदीद मजरूह हुआ ईवान का इस्तेहकाक। ये नून लीग वाले पनामा को रखना चाहते थे बालाए ताक। आप इन्हें नहीं जानते, इस काम में ये बड़े हैं मशाक। मगर इन्हें नहीं मालूम कि सच बिठाता है आखिरकार अपनी दाग। अब इस्तिस्ना के लिए रगड़ रहे हैं अपनी नाक। और यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान की आवाम इनका अंजाम देखने की है मुश्ताक। और हम भी तहैया कर चुके हैं कि पार्लियामेंट को गलत बयानी से कर देंगे पाक। वाह वाह, जबरदस्त। अभी तो आप बहुत देखेंगे शाह महमूद के खड़ाक। माफी चाहता हूं, गुफ्तगू में थोड़ा सा मौला जट डालना पड़ता है, क्योंकि ये समझते हैं कि शाह महमूद सादी बात करता है। हालांकि शाह महमूद तेल देखता है और तेल की धार देखता है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। जी ये तेल दी धार जी है सरों के तेल की होंगी या मिट्टी के तेल की होंगी? ये जिस चीज का तेल होता है उसी की धार होती है। कोई सवाल है करने वाला? तू आपको सरों पता का भी सोचेगा ते तेरे ज़हन च मिट्टी दा ही हो जाएगा। यार आप ना शाह जी को मुश्तिल कर देते हैं, ऐसे ना करें प्लीज। Sorry। हिंदू ही शायर ने क्या सी ना बोल मिट्टी दिया बाबिया। अच्छा शाह जी देखें, आपकी लफाजी माशाल्लाह अपनी जगह, लेकिन अदालत तो सबूत मांगती है, दलाइल मांगती है। जुनैद सलीम, शाह महमूद ने दलाइल और सबूतों के कोहे गरां खड़े कर दिए हैं। हर तरफ दलाइल, हर तरफ सबूत भर दिया शाह महमूद ने अदालत को दलाइल और सबूत से। इनके वकाला ने आके पूछा, हर तरफ दलाइल, हर तरफ सबूत, मेरा मुंशी कितने बैठेगा? फिर शाह महमूद गोया हुआ। शाह महमूद ने कहा, वकील साहब अब आपका मुंशी नहीं बैठेगा, पनामा का ऊंट किसी करवट बैठेगा। लेकिन शाह जी कब बैठेगा करवट किसी? जुनैद, आप जानते हैं, आप सीनियर सहाफी हैं, तजुर्बाकार हैं, आप जानते हैं कि ऊंट बैठते हुए वक्त तो लेता है। आपने कभी देखा होगा ऊंट को बैठते हुए? पहले पीछे जांदा है, फिर अगे आंदा है, फिर सज्जे जांदा है, फिर खब्बे आंदा है, फिर इंज करके ते घूम के बैठ जांदा है। जी ये नुकता तो बता दें कि ऊंट पीछे क्यों जाता है? अगर पीछे चला जाता है तो फिर आगे क्यों आता है? पिछे ढोल आने वास्ते जांदा है, जदों नहीं ढोल लभदी ते फिर अगे आ जांदा है। इसलिए वक्त तो जरूर लगेगा, मगर इस ऊंट को बैठना पड़ेगा, क्योंकि शाह महमूद मुसम्मम इरादा कर चुका है। शाह महमूद इनको इस्तिस्ना नहीं लेने देगा। ये जो अब इस्तिस्ना के लिए फरियाद गुनाह है, नहीं लेने देगा शाह महमूद इनको इस्तिस्ना। इस्तिस्ना उर्दू का लफ्ज है शाह जी? तू ऐन उथे बोलना है जिथे मेरी तकरीर दा बेड़ा गर्क हो जाता है। शाह जी यार इसको मना कीजिए, मैं मोशन पढ़ना माते कोई लफ्ज पढ़ लेता है। इस्तिस्ना की उर्दू बता दें। अबे ओ जाहिल है मुतलिक, इस्तिस्ना खुद उर्दू है। नहीं इसकी और उर्दू बता देना। और उर्दू बता देगा जी। थोड़ा जायदे च पानी पा के रिड़क ले। उर्दू दी होर उर्दू तेनू मैं की दसा। चले शाह जी मैं लिख लूंगा इस्तिस्ना
یہ بتا دیں کہ اس میں سین ہوتی ہے یا سواد یا سی؟ لکھو لکھ رہے ہیں اس تسناس تسناس کیویں لکھنا جی؟ ستیاناس تے لکھ لیندا ہوئے گا جے تو مار لینے ستیاناس تے لکھ بھی لیندا ہوئے گا چھوڑے میں لکھوا دوں گا اس کو چھوڑے آپ سارا تے میں لکھا دیتا ہے ان بس آخر والا سین کٹ لے ستیاناس دا تے استثناء ہو جائے گا تو بات ہو رہی تھی استثناء کی شاہ جی وہ تو استثناء مانگ ہی نہیں رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے منی ٹریل بھی دے دی ہے جنید بتانی پڑے گی ان کو پوری کی پوری منی ٹریل ورنہ جائیں گے یہ سب کے سب جیل کوئی نہیں لے گا ان کی بیل اور نہ ہی چڑھنے دیں گے ہم منڈے ان کی بیل آج منڈے ہے یا سنڈے ہے شاہ جی آج تو تھرسڈے ہے چلو منڈے بیل وچوں کرتے ہو مگر بند ہوگا ان کا کرپشن کا کھیل عوام بھوکی مر رہی ہے اور انہوں سڑکاں تے پل بنان تو ہی نہیں بیل یاد رکھنا اگلے الیکشن میں ان کے تکے ہو جائیں گے فیل کبھی آپ نے تکے فیل دیکھے ہیں سائیکل کے سائیکل دے کتے فیل ہو جان تو انج چل جائے جی میں ڈڈو دی لاتے کسی دا پیر آیا ہو جائے جنون لیگ والوں نے ہمیں ستانے کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے میل جس طرح آپ لوگوں نے پریس کانفرنس میں بٹھایا ہوا ہے کرس گیل ویل ویل شاہ جی دنا دی ویل ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جناب علی آج ہماری جو بد تہذیبیاں ہیں وہ سگریٹ نوشی سے متعلق ہیں ویسے تو سگریٹ نوشی اٹ سیلف ایک بہت بڑی بد تہذیبی ہے یعنی تم بد تہذیبی کی بد تہذیبیاں بتانے لگے بالکل لیکن بہرحال چونکہ یہ بد تہذیبی ہمارے ہاں مطلب ہمارے معاشرے کی نسوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے سب سے بڑی جو سگریٹ نوشی کی بد تہذیبی ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوش حضرات یہ بالکل خیال نہیں کرتے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ کتنا قیمتی فرش ہے قالین ہے یا کسی بھی جگہ پہ وہ جب اس کا بٹ جو ہے پھینکتے ہیں وہ ٹوٹا سگریٹ کا سگریٹ پی کے پھینکتے ہیں نیچے اس کے بعد پاؤں سے مسل دیتے ہیں ہاں جی تو اور کیا اس کے اوپر الٹ بازی لگائیں سیدھی بات ہے کہ پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کریں ایشٹرے وغیرہ پہ ایشٹرے اگر ایشٹرے اویلیبل نہیں ہے تو تلاش کر کے مناسب جگہ پہ پھینکے جائیں اور بجائیں بھی ٹھیک طرح سے ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ چند لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی سگریٹ پینا بد تہذیب اگر وہ دوسرے لوگ نہیں سگریٹ پیتے یا بچے یا خواتین یا دوسرے گھر کے افراد یا دوست احباب نہیں پیتے تو بھائی آپ کیوں ان کی ناسوں کو بھی تونی دے رہے ہیں پیسیو سموکنگ بلکہ ہم نے شاید ایک بار سٹڈی کسی امریکن یونیورسٹی کی ڈسکس بھی کی تھی اپنے شو میں کہ وہاں پہ ایکٹیو سموکنگ جو خود پیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان پیسیو سموکنگ سے ہو رہا ہے ارد گرد کے لوگوں سے ہو رہا ہے اچھا بٹ کا جہاں تک وہ پھینکنے کا تعلق ہے اس سے بعض لوگ یہ بھی بد تہذیبی کرتے ہیں کہ خود پی کے نا جو بالکل چھوٹا سا رہتا ہے کہتے ہیں تو پی لے یہ اس سے بڑی بد تہذیبی ہے یار تم تو اس طرح انصاف چاہ رہے ہو جیسے تم خود سموکر سگریٹ کے قریب سے نہیں تم کبھی گزرے تو تمہیں کیا تکلیف ہے پیشہ کہیں ڈا دے تے پاوے ڈا دے اور سر سب سے زیادہ ضروری تو یہ کہ سگریٹ بجھا کے پھینکنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے جلتا ہوا سگریٹ کئی دفعہ ڈسٹ بن میں یا ادھر ادھر پھینک دیں تو آگ لگ جاتی ہے اچھا ایک اور بد تہذیبی سگریٹوں کے حوالے سے ہی میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایشٹرے نہیں نہ ملی تو آگے کو برتن پڑا ہوا ہے چائے کا کوف یا سالن والی پیالی تو اسی میں شروع ہو جاتے ہیں سگریٹ بجانا یہ بھی بہت بری بات ہے اور اگر یہ کرتے ہیں تو پھر اس کو دھوئیں جا کے خود دھوئیں بیگم کا یہ میں نہ لگا دے کہ وہ آپ کی بنائی ہوئی باقی برتن بھی خود ہی دھونے تو وہ بھی خود ہی دھوئیں یہ دیکھو یار یہ نہیں باہر جاتا جلتا ہوا سگریٹ سوٹنے کا ایک اور نقصان بھی ہے یہ پھینکنے کو انگلش میں سوٹنے کہتے ہیں یار سگریٹ سوٹنا اس کو نہیں کہتے سوٹنا یار وہ سوٹا ہوتا ہے تو سوٹے سے سوٹنا یار یہ بندہ
क्या नुकसान है जी जलता हुआ सिगरेट फेंकने का? भाई आप तो सिगरेट जलता हुआ सूट कर चले गए, जो बच्चा छोटा होता है वो फिर नकल करता है, कॉपी करता है आपकी उठा के फिर। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात। अक्सर जो स्मोकर्स हैं उनसे जब पूछोगे आपने पहली बार सिगरेट का कब पिया था, वो यही बताएंगे कि अपने बड़े भाई या वालिद या चचा या ताया को मैंने पीते हुए देखा तो उनका बचा हुआ सिगरेट उठा के पिया था। बहुत बुरी बात है। अच्छा, ये सिगरेट से हटके एक मैं करना चाहता हूँ, आजकल ट्रैफिक की जो बनी हुई है सूरत हाल लाहौर में, ये कहीं पे सड़क बन रही हो तो आधी सड़क बंद की हुई हो ना, तो यह बाकी आधी रह जाती है, उसी आधी पे एक लाइन आ रही होती है कि जा रही होती है। सही। कई बंदे जो है ना वो एक लाइन की जगह है वो तोड़ के लाइन ओवरटेक करना चाहते हैं, तो उधर से आने वाली लाइन रुक जाती है। ओ, ये तो 1.5 घंटा लग जाता है, वो गड्डी अपनी फंसा के बैठा होता है बंदा। अब उस बंदे को पता भी होता है कि मेरी इस हरकत की वजह से या उजलत की वजह से मैं खुद भी इसी ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, लेकिन जो उसके अंदर पाकिस्तानियत उबल रही होती है ना, वो उसको मजबूर करती है कि फंस जाओ, चला दो, फंसा दो। बेसब्री बहुत ज्यादा है। मैं तो शुरू से कहता हूँ अपनी लाइन छोड़ देते हैं, अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। अजी इसलिए शायर भी कहता है ना कि टेशन दिया दो लेना जिते माही याद आवे उथे बैठ के रो लेना। ये मेरे गड्डी फंसा के रो रहा होता है बैठ। सर आजकल सर्दी के मौसम में एक और बदतहजीबी देखने में आती है। हाँ जी, रजाई को और गर्म करता है तो बेचारा उठ के बाथरूम च जाता तो दूजा ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। नहीं सर। हाँ जी। सर ड्राई फ्रूट खाते हुए अक्सर घरों में लोग छिलके जो हैं वो किसी बर्तन या प्लेट वगैरह में नहीं फेंकते हैं, बल्कि नीचे जहां मर्जी फर्श पे फेंक। अब बहुत अच्छी बात है, ये छिलके नीचे फेंक देते हैं तो ऊपर लोग चल रहे होते हैं बाकी, और कर्च कर्च लैदा हो रही होती है और गंद लैदा खिलर रहा होता है। ओ गंद और कर्च कर्च को छोड़ो, ये बाज छिलके तो इतने नोकीले होते हैं कि अगर आपके पैर के नीचे आ जाए तो मुंह से सिर्फ ये मैं मर गया बस यही निकलता है। ये खास तौर पे चलगोजे का। चलगोजा नहीं यार, अखरोट। चलगोजा बेचारा मासूम सा है, चलगोजे को क्या होना। अच्छा जी, ये अखरोट का छिलका सख्त होता है। ओ यार ये कल 1 किलो अखरोट लेके आओ मेरे लिए, मैं जरा इसके छिलके को पाँव के नीचे चेक। अखरोट रहने दो ना, मैं छिलका 2 किलो ले आता हूँ, वो चेक कर लो। इस तरह चेक ही नहीं होना, नेचुरल तो ऐसे ही है ना कि खा के फेंकू नीचे। मुझे लगता है आप लोगों ने बादाम नहीं खाए, अच्छा, बादाम का भी छिलका लगता है पाँव में बड़ा जबरदस्त। चलो फिर किलो बादाम भी ले आना, उसे भी चेक कर लेंगे। जबरदस्त। बाबू जी ये थैला बड़ा सही ने, ये सस्ते से अमरूद लेके ना उसको सुखा लेता है और सर्दियों को निकालता है, कहता है ये ड्राई फ्रूट है। अच्छा भाईजान, काजू का तो छिलका नहीं होता, वो 1 किलो कैसे आपकी खिदमत में पेश करें? ऐसे यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये कराची में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद ज्यादा महसूस हुआ है कि किस कदर वहां पे गंदगी और क्या कुछ हद हो गई है। वैसे आला पानी काफी निकल गया, मगर चिक्कड़ और बदबू, और चूंकि हर जगह पे तो कचरा पड़ा हुआ था, ऊपर से सर्दी भी उधर आई है, और कट्ठी सर्दी और बारिश का आना ऐसे ही है जैसे किसी के घर में फुफो और खाला कट्ठी आ जाए। बंदा फुफो का ध्यान करे या खाला को टाइम दे, क्योंकि दोनों ही रिश्ते टक्कर पे होते हैं। और सर्दी आ जाना और ऊपर से इस कदर बारिश की वजह से गंद पड़ जाना, बहुत बुरी हालत है। गंदगी जो है ना वो कराची का कल्चर है, और बकौल अनवर मसूद कल्चर उबल पड़ा है मनों के हिसाब से बारिश के बाद। ये कौन सा कल्चर है यार जिसमें से बदबू आ रही है? बहुत ईमान से बुरी हालत है और ध्यान नहीं दे रहे। इनको अब ये एहसास हो जाना चाहिए कि इतना जो कचरा है उधर, उसके ऊपर अगर बारिश हो जाए या कोई अंधेरी चल पड़े, अल्लाह ना करे, तो उससे किस कदर नुकसानात होते हैं और कितने सख्त ताफुन फैल जाता है। देखो यार, ताफुन पहली कोशिश में कितना साफ का है। शाबाश। ये पहले कौन सा मैं ताफुन कहने से पहले नेट प्रैक्टिस करता था। मैं तो तुम्हारी वजह से इस तरह की शकील उर्दू नहीं बोलता, नहीं तो मैं तो उस्तुखुद्दूस भी कह सकता हूँ। मुआनका भी कह सकता हूँ। मुआनका नहीं, मुआनका। ये उस्तु खुद्दूस, ये क्या 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 उस्तु खुद्दूस, यूं करो, उस्तु आज कह दो, खुद्दूस कल कह देना। उस्तो खुद्दूस। यार क्या कर रहे हैं यार, उस्तुखुद्दूस। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है उस्तुखुद्दूस, यंगर ब्रदर ऑफ अब्दुल कुद्दूस। यार ये दवाई का नाम है, हमें चिया ले रहा है तुम्हारा।
بہت ویسے ایمان سے افسوسناک صورتحال ہے. میں حکام بالا سے بہت شدید اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اب اس کچرے کی طرف دھیان دے دیں جو اپیل کون کراچی سی میں شدید پھیلا. ہوتی ہے یار؟ اپیل ہوتی ہے، اپیل شدید یہ ہوتی ہے. یہ لو جی یہ بھی کر دے تو میں کان پھاڑ لیں گے یار. سر یہ ہماری طرف کراچی صاف کر دے. کراچی صاف ہونا چاہیے یار. کب کراچی صاف ہوگا اور کب میں کراچی سیر کرنے جاؤں گا؟ تو پھر فائدہ کیا صاف کرنے کا؟ ہاں جی سنیں، وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہر پیشی پر اپنا پورا ٹبر لا کر عدالت کے باہر عدالت لگا لیتے ہیں. بہت اچھے خواجہ صاحب، آپ کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے حیور. وہ تو صرف ٹبر لے کے آتے ہیں، آپ تو نون کے رشتہ دار بھی ساتھ لائے ہوتے ہیں. نون کے رشتہ دار کون؟ دور کے رشتہ دار ہیں. دیکھو نا یہ طلال چودھری جو ایسا بیان دیتا ہے کہ نون لیگ کے لیے ملال چودھری بن جاتا ہے. اس کے داد کے پہلے کاف لیگ والے تھے، اب ادھر کو شفٹ ہوئے ہیں. اوپر سے دانیال یہ جس نے اپنا مائک خرید لیا ہوا ہے. اتنا کرایہ وہ مائک کا دے بیٹھا تھا کہ اس نے آک کے پھر اپنی گڈی بیچ کے مائک لے لیا ہے. اب رکشے پہ بیٹھ کے آتا ہے، اندر سے اپنا مائک شیک نکالتا ہے اور تار کے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بھی داد کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بعد میں رشتہ داری ہوئی ہے ان کی. اور ان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ. بھائی آپ کو لگایا تھا وزیر عوام کی خدمت کے لیے، آپ نے پریس کانفرنسیں شروع کر دی ہوئی. یار ان کا کام ہی پریس کانفرنسز کرنا ہے. وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہے، عوامی خدمت وہ کیا کرے؟ عوام کو صبح صبح اٹھ کے پراٹھے آلو والے بنا کے دے. اب سناؤ، نہیں کیا کرے؟ دیکھو یہ رب وزیروں کو جگتیں شروع ہو گیا. ایک اچھے صحافی میں جرت مندی ہوتی ہے، اس میں جگت مندی آ گئی. ایکسکیوز می، مجھے آلو والے پراٹھے کے ساتھ چائے بھی دیجیے گا. ہون سناؤ. لجی یہ مریم اورنگزیب صاحب اگر کبھی استعفیٰ دیں گی نا تو اس کے وجہ سے دیں گی. دیکھ اس کے پراٹھے کی وجہ سے. ہنس دو گئی یہ ساتھ چائے کہہ رہا ہے. چلے جانے دیں، خبر سن لیں. جی سنائیں جی. ڈونلڈ ٹرمپ کل امریکی صدارت سنبھالیں گے. ایٹمی بٹن بھی مل جائے گا. خدشات اور وسوسے جنم لینے لگے. اللہ خیر کرے. لو جی کل باندر دے ہاتھ ماچسان لگی. ٹرمپ کے ہاتھ میں ایٹمی بٹن، اب امن عالم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یار امریکہ کا صدر اس نے بننا ہے تو ظاہر ہے پھر ایٹمی بٹن تو صدر کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ صدر وہ ٹرمپ کو لگا لے اور ایٹمی بٹن تھیلے کو پکڑا دے. میرا تو خیال ہے کہ کوٹ کا بٹن دے کے نا ٹرمپ کو کہو کہ ایٹمی بٹن. سیریس کہہ رہا ہوں. بات تمہاری 100% ٹھیک ہے. اس طرح کا اموشنل جذباتی سا اور سدھی بکواس ہی کر دینے والا بندہ جو ہے وہ ہوتا خطرناک. بڑی بڑی اس نے اپنے قوم کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں سدھی ہوئی ایسی گفتگو کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے. اس نے تو اگر اپنے ملازم کو بلانے کے لیے بیل دی اور وہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو خدشہ ہے کہ وہ کہیں بٹن نہ دبا دے. اور یار لیٹ ہونا تو بعد کی بات ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ وہ نوکر کو بلانے کے لیے بیل کی جگہ ایٹمی بٹن نہ دبا دے. خیر وہ اتنا بھی پاگل نہیں ہے یار جے ایڈا ہی خطرہ ہوا دیکھو تو دے کوئی ایٹمی بٹن چک لین، انہیں ایک وی سی آر لے دیں، ایک ٹی وی لے دیں، آرام نہ فلمہ میں دے. اور ساتھ مولا جٹ ضرور لے کے آنا چونکہ اس نے خوش مولے جٹ پہ ہی ہونا ہے. ایک حال یہ بھی ہے کہ ایٹمی بٹن کو چور سوئچ لگوا دیا جائے. لو جی چور سوچ لا دے ہو ایٹمی بٹن کے ویسپا ہے. دیکھو اچھا پلا سینئر جرنلسٹ ہے تو ایٹمی بٹن کو چور سوچ لگوا ہے. ہم نے عالم کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اس فورم پہ. ایک یہ بھی تجویز ہے. اوکے اٹس آل رائٹ، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے تھینک یو. آپ اگلی خبر بتائیں ذرا پہلے. ہاں جی، لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں غیر معیاری اور مہنگے سٹنٹ ڈالنے پر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. بہت اچھے. ویسے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب پہلے تو حضور یہ دیکھیں کہ یہ جو سٹنٹ پکڑ لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس کے پیچھے سازش کیا ہے. ہاں جی. چونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسی ہسپتال میں کئی سالوں سے یہ جو دل وارڈ ہے اور سٹنٹ وارڈ ہے اور سٹنٹ مشین ہے، یہ ہر چیز بند پڑی ہوئی تھی. ایک پروفیسر صاحب نے آگے اس کو شروع کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے نظریے سے، تو یہ ان پہ مدعا پہ گیا ہے. ویسے تو سٹنٹ امپورٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی یہ صاف واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سٹنٹ 2 نمبر بن نہیں سکتا، جعلی بن نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سٹنٹ جعلی ہے
या ये जो केस डाला जा रहा है ये जाली है। हाँ जी। तो मेयो हॉस्पिटल में इतनी मुद्दत से फिल्मों वाले स्टंट होते रहे। हाँ जी, सुना यही है। बहरहाल वजीर आज़म साहब इख्तियारात के मालिक हैं, वो इसको देख ले। हमने तो यही सुना है कि ये सारा कुछ जो है ये किसी ने मुद्दा डाल दिया है, स्टंट जाली होता ही नहीं है। और दूसरा ये जो बात है ना जी 6000 का स्टंट 1.5 लाख में डाल दिया हाँ गया जी। है, भाई निरा स्टंट नहीं उधर होता, बाकी अखराजात भी होते जी। हैं। आप गरीब को वैसे ऐसा बजट बनाए, ऐसी सब्सिडी दे, क्या होती है वजह देनी होती है? सब्सिडी। हाँ चलो सब्सिडी दे दें या थोड़ी सी सीडी दे दें, कुछ इस तरह का बनाए कि गरीब को फायदा हो। हाँ जी। जी। दूध की असल पैदावार 30 लाख लीटर, जबकि इस्तेमाल 43 लाख हो रहा है। 13 लाख इजाफी कहां से आता है? बाअसर माफिया के आगे इदारे बेबस। अल्लाह रहमत करे, 13 लाख लीटर दूध। हाँ जी। एक्चुअली ये फर्क इससे भी ज्यादा है, हम इसका जिक्र कर चुके यानी ये हैं। जाली बन रहा है। सारा जाली बात। यार हो सकता है और भी कई चीजों में से दूध निकलता है, जैसे पीपल की सोटी तोड़े ना तो उसमें से 2-3 कतरे दूध निकलता है, सचमुच ही। और बोर्ड के दरख्त में से भी 5-6 कतरे भी चलो निकलते बस ठीक है, कल से तुम्हें उसी दूध की चाय दिया करें। यार पीपल के दूध की चाय मुझे पड़ा मेरे कन्ना से पते ही निकल आने भले के बच्चे गुजरते हुए मुझे जुगते करे, यार एडाडा हो गया तेनों हले फल ही नहीं लगा। बात असल में ये है कि 13 लाख लीटर दूध जो पैदा ही नहीं हो रहा और इस्तेमाल हो रहा है, वो डेफिनेट फिर जाली बन रहा है। और जाली जिस तरह बन रहा है वो पाजनाद तफसील के साथ 2-3 दफा मैं बता चुका है। केमिकल इतना को पड़ रहा है कि हर इंसान के पेट के अंदर एक केमिकल लेबोरेटरी खोल चुकी है। हाँ हाँ, कई दफा मैंने पेट पे ऐसे किया है ना तो अंदर से आवाज आई है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, बंदा बानो मेरे कान से वजन रही। बाय द वे तुम ऐसे ऐसे कब करते हो? जब चौक में मदारी करता हूँ, ए पापी पेट की खाते ना, एक तानू ऐसी पुड़ी दे दिया ना कि तुम्हारा जकाम जड़ों मुक जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।